भारत में अगर कोई किसी की हत्या कर दे यानी उसे मार दे तो दोष सिद्ध हो जाने पर विधि संगत कार्रवाई की जाती है एवं सजा का प्रावधान है। वहां पर अभियुक्त के यानी दोषी के रहने का स्थान, उसके जाति और उसके धर्म से कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब भारत में जितने भी प्रकार के अपराध हैं उनके लिए एक आपराधिक कानून है बनाया गया है और अभियुक्त के रहने के स्थान, उनके जाति और धर्म से मतलब नहीं होता और एक सिंगल सजा, एक सिंगल कोड ऑफ लॉ के तहत उसे सजा दी जाती है। वहीं हमारे भारत में ही दूसरी ओर कुछ पर्सनल मैटर हैं जैसे शादी हो गया, मैरिज, डिवोर्स, तलाक, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन जैसे मामले, वहां पर एक यूनिफाइड लॉ नहीं है बल्कि कम्युनिटी और कास्ट के हिसाब से अपने पर्सनल लॉज बनाए गए हैं और उसके हिसाब से वहां पर पनिशमेंट दी जाती है और उसके हिसाब से वो रूल होता है। ठीक है, जिससे हमारे भारत में एक यूनिफाइड कोड ऑफ लॉ नहीं बन पाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पर्सनल लॉ की हम बात करें तो जिस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट है, आपको मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो हर जगह कम्युनिटी के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से अलग नियम कानून का प्रावधान है। ठीक है, तो आज का हमारा ऐसे इसी पर है कि क्या शुड इंडिया इंप्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो नमस्कार, आप समूह का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोड में एसे का एक बहुत बड़ा रोल है और उसी एसे के सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं कई दिनों के बाद और आज का हमारा टॉपिक है शुड इंडिया इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आइए आज के एसे को जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझेंगे, किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में इसको प्लेस किया गया है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वो क्या कहता है, इक्वालिटी की बात कैसे है इसमें आती है, डिफरेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए उन कुछ जजमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इनके फेवर में है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इनके अगेंस्ट में है और फाइनली कंक्लूजन कि किस तरीके से हम लोग को क्या करना चाहिए दैट वुड yield better results for our country, for our unity, for our fraternity, for our brotherhood। तो उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एसे का पहला स्लाइड, यहां पर लिखा है कि ऑल क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया हैव अ कॉमन पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एंड देयर आर सम मैटर्स। कहने का मतलब यह है पैराग्राफ में कि जितने भी आपराधिक मामले हैं उनके लिए एक कानून बनाया गया है जिसके तहत सजा का प्रावधान है अगर दोषी सिद्ध हो जाता है व्यक्ति तो। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस तरीके से आपको मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, जहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज, जहां पर डिफरेंट समुदाय के लोग का अपना पर्सनल कानून चलता है और उनके हिसाब से वहां पर वो सारी पनिशमेंट या फिर जिस तरह से वहां की वर्किंग और प्रोसीडिंग्स है वो आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है, उसके लिए वो वेरी करता है, डिफर करता है रिलीजन टू रिलीजन। जिस तरह से आपको मैंने पहले ही बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट में अलग प्रावधान है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में अलग प्रावधान है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में अलग प्रावधान है, तो उसी तरीके से ये बात यहां पर कही गई है। तो आई थिंक ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और to unify these anomalies, concept of uniform civil code is envisaged। कहने का मतलब कि यही जो असाधारण, ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन के लिए जो अलग कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अलग पर्सनल लॉज हैं, उनको ही एक करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ये कंसेप्ट है ये सोचा गया था। ठीक है, और ये कंसेप्ट फ्रेंड्स आज का नहीं है बल्कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे उस समय ही इसे आर्टिकल 44 में प्लेस किया था अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, एक बात आप और जान लें, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये मतलब होता है जिस तरीके से ये मैटर्स हैं मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, तो इस तरीके के इनहेरिटेंस, ये जो मैटर्स हैं रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का ये मतलब हो गया कि जहां पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समन्वय के बाद होता है। ठीक है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यानी सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें तो वैसा नहीं है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए अगले पैराग्राफ को हम समझते हैं। कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिफाइंड as a single set of laws governing personal matters like divorce, succession, marriage, etc. for all citizens of India। बिल्कुल वही बात को यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि ये डिफाइन कैसे किया जाता है कि सिंगल सेट ऑफ लॉ, एक लॉ जो कि सारे पर्सनल मैटर, डिवोर्स, सक्सेशन, मैरिज, इतने को जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए एक होगा। यहाँ पर रिलीजन का बैरियर, यहाँ पर कास्ट का बैरियर, यहाँ पर और भी जो डिफरेंट बैरियर्स थे उनको हटाकर जस्ट वन
आइडेंटिटी दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, और सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए वो सेम पर्सनल लॉ सबके लिए काम होगा, वो पर्सनल लॉ की तरह काम नहीं होगा, सेम लॉ, वन लॉ। द कंसेप्ट ऑफ यूसीसी इज मेंशन्ड, देखिए अब यूसीसी हम लोग बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग यूसीसी पढ़ेंगे, आप ध्यान से रखिएगा। The concept of UCC is mentioned in Article 44 of our Indian Constitution under the active principle of state policies, and it cannot be enforced legally, but definitely a guiding principle for the state. ठीक है, बात समझ रहे होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोलता है कि going into the debates in the Constituent Assembly, the proponents of the UCC were Dr. B.R. Ambedkar, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। कहने का मतलब, अब जब इस डिबेट्स में हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्तावक थे, यानी जो यूसीसी को प्रपोज किए थे, उनमें से कुछ नाम आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के मुंशी थे। ठीक है, हु फेवर्ड द यूसीसी, जिन्होंने यूसीसी को फेवर किया। ऑन द अदर हैंड्स, दूसरी ओर नजीरुद्दीन अहमद, मोहम्मद इस्माइल, इसको अपोज किया इन लोगों ने। ठीक है, दे अपोज इट, बोले कि नहीं, पर्सनल लॉ भी जरूरी है क्योंकि वो रिलीजियस बिलीफ पर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी उनका ये कहना था, उनका ये तर्क था कि इट इज अ डायरेक्ट, आप जिसको बोलते हैं आक्रमण, ये चीज डायरेक्ट, आप जिसको क्या कह सकते हैं कि उनके रिलीजियस बिलीफ पे आक्रमण होगा। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ पे चोट पहुंचेगी, इसलिए आप ये इन लोगों को अपोज कर रहे थे यूसीसी को। Before understanding the arguments of UCC in its favor and its against, let us mention some of the landmark judgment passed by the Honorable Court. अब हम लोग इस ऐसे को जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके फेवर और अगेंस्ट में कुछ बातें करने से पहले कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसको हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे लैंडमार्क जजमेंट था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम 1985 केस। ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम 1985, इसमें यह जजमेंट आया था कि मुस्लिम वुमेन वेयर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, यहां पर कुछ कुछ चीजें हम लोग को समझना है। क्या समझना है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मेंटेनेंस को समझेंगे, मेंटेनेंस। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इद्दत पीरियड को समझेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली जजमेंट को देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या आया था और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है और आज तक आ रहा है। ठीक है, अब मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसको समझिएगा, जब कभी भी मैरिज के बाद डिवोर्स होता है किसी का, तो जो आप एलिमनी समझते होंगे ना कि मैरिज के बाद जो दिया जाता है जो अमाउंट, तो उसको मेंटेनेंस कहते हैं, गुजारा भत्ता। ठीक है, ये हमारे सीआरपीसी में 125 सीआरपीसी में मेंशन्ड है। ठीक है, और अगर नए कानून की बात करें, बीएनएसएस की बात करें, तो ये 144 में मेंशन्ड है। इसमें बस यही है कि शादी के बाद, यानी सॉरी तलाक के बाद महिला को पुरुष के द्वारा यानी उसके हस्बैंड के द्वारा कुछ अमाउंट दिया जाता है, मेंटेनेंस गुजारा भत्ता, जो कि महीने पे दिया जा सकता है या फिर कि जिस तरीके से उसको सेटल किया जाए। वन टाइम भी होता है, कई बार मंथली भी किया जाता है। तो ये मेंटेनेंस है। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट समझिए, फिर मैं उस जजमेंट को और आता हूं। उसके बाद आता है ये इद्दत पीरियड। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होंगे, तो अगर मैं कुछ और बता रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा ये कर लेंगे, समझ लेंगे। जो मुझे इंफॉर्मेशन इसमें गैदर हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि देखिए, 3 months 10 days, अब क्या है समझिएगा। इद्दत पीरियड का मतलब होता है फ्रेंड्स एक वेटिंग पीरियड। ठीक है, ये मुस्लिम्स में इद्दत पीरियड वेटिंग पीरियड होता है। इसका कहने का मतलब कि डिवोर्स के बाद या फिर किसी के हस्बैंड अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो उसके बाद जो वेटिंग पीरियड होता है जनरली वो 3 महीने 10 दिन का होता है। उस बीच बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं महिलाओं पर, वो बाहर नहीं निकल सकती, दूसरी शादी नहीं कर सकती, इस तरह का। और हम लोग यहां पर जो इद्दत पीरियड जानना चाह रहे हैं किस वजह से, वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ याद रखिएगा, ये आप लोगों को बाद में भी काम आएगा जब मैं जजमेंट को अब बता रहा हूं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कहता है कि ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, समझिएगा, कहने का मतलब कि 3 months 10 days की जो बात की जा रही है, ड्यूरेशन जो है 3 महीने 10 दिन, तो इद्दत पीरियड का ये मतलब हो गया मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड मतलब 3 महीने 10 दिन तक ही जो मेल है वो इनको मेंटेनेंस देगा, गुजारा भत्ता देगा, एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, चीजों को समझ रहे होंगे। ये यहां पर इद्दत पीरियड हो गया, वेटिंग पीरियड 3 महीने 10 दिन, मतलब 3 महीना 10 दिन वो जो तलाक बोल रहे हैं 3 बार,
उसके बाद ये 3 महीने 10 दिन तक ही देगा मेंटेनेंस। उसके बाद इद्दत पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा, वंस द इद्दत पीरियड खत्म हो जाता है, एंड्स, तो फिर वो मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, चीजों को समझ रहे होंगे। अब आगे आइए, अब ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को हम लोग समझते हैं सायरा बानू और जो अहमद खान है, इसमें ये होता है फ्रेंड कि सायरा बानू एक महिला रहती है, मुस्लिम महिला रहती है, जो 1932 में शादी करती है अपने हस्बैंड अहमद खान से। अहमद खान उनके हस्बैंड रहते हैं, ठीक है, और ये केस उनका ही है, अहमद खान वर्सेस सायरा बानू, सायरा बानू वर्सेस अहमद खान जो है, आप समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़े फेमस एडवोकेट रहते हैं इंदौर के। 1932 में इनकी शादी होती है, ठीक है। उसके बाद 46 के आसपास कुछ ऐसा होता है कि वो दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी शादी कर लेने के बाद ये लोग कुछ दिन साथ ही रह रहे होते हैं। कुछ शुरुआती दौर में ये मेंटेनेंस बोलकर तो नहीं, बल्कि हाँ गुजारा भत्ता बोल के कुछ अमाउंट दिया जाता था इनको, ठीक है। उसके बाद जो अहमद खान है वो सायरा बानू को बिल्कुल ही अमाउंट देना बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है शाहबानू, सायरा बानू नहीं, सॉरी, शाहबानू बेगम, इनको मेंटेनेंस का कुछ भी अमाउंट देना बंद कर देते हैं। उसके बाद ये क्या करती है, जो शाहबानू है, ये अप्रोच करती हैं कोर्ट में, ठीक है। तो वो जब कोर्ट में अप्रोच करती हैं तो कोर्ट में ये डिसीजन आता है कि 25 रुपीज का मेंटेनेंस देना है उनको, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब वो नहीं देने लगते 25, तो फिर से एक रिवीजन फाइल किया जाता है शाहबानू की तरफ से। अब कोर्ट ने क्या फैसला किया कि उस अमाउंट को, मेंटेनेंस के अमाउंट को बढ़ाकर और कुछ 180 के आसपास पहुंचा देती है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, तो ये हो गया मेंटेनेंस का अमाउंट जो बढ़ा दिया गया था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो अहमद खान है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। ये ग्राउंड रखते हुए, अब समझिएगा यहां पर ये जरूरत आ रहा होगा, ये ग्राउंड रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करते हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये नियम है कि इद्दत पीरियड के बाद जो पति होता है इज नॉट लायबल फॉर एनी मेंटेनेंस अमाउंट। इद्दत पीरियड वंस इट्स एंड्स, वो जैसे एक बार खत्म हो जाता है उसके बाद किसी प्रकार का मेंटेनेंस का प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का यहीं पर जजमेंट आता है जो कि उनके खिलाफ होता है और शाहबानू बेगम के फेवर में होता है। वो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 125 ऑफ सीआरपीसी, इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और वहां पर जजमेंट इन फेवर ऑफ शाहबानू बेगम के पास आता है। और वो जो 179 या 180 रुपीज का आपका ये था मेंटेनेंस का जो अमाउंट था जो उनको देना था, उस पे वो विथहेल्ड करती है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। लोअर कोर्ट मतलब इंदौर हाई कोर्ट के डिसीजन, ठीक है। तो ये जजमेंट आता है शाहबानू बेगम के फेवर में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉ जजमेंट, बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट था जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके तहत इद्दत पीरियड के बाद, यानी आप वेटिंग पीरियड समझ रहे होंगे, उसके बाद मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है, तो उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ऐसा नहीं है। इद्दत पीरियड के बाद भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन मेंटेनेंस हैज टू बी बियर बाय द हस्बैंड, ठीक है। तो यहां पर इनके पक्ष में ये फैसला आ गया था। तो ये एक जजमेंट था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शाहबानू यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ठीक है। अब यूनियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये शाहबानू वर्सेस 2017, ये ठीक है। ये कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, होल्डिंग दैट इट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। अगेन यहां पर जो ट्रिपल तलाक की बात होती थी, जैसे 3 बार अगर तलाक बोल दिए तो वो इरिवोकेबल हुआ करता था कि उसको फिर से रिवोक आप नहीं कर सकते। लेकिन उसमें अगेन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा कि इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अ वुमेन, तो इसको भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद अभी काफी लेटेस्ट आप लोगों ने सुना होगा कि सबरीमाला टेम्पल में एंट्रेंस रोक दिया गया था। तो ये इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का ये केस है। उसमें एड्रेस किया गया था बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज इनटू द सबरीमाला टेम्पल इन केरला, ठीक है। अब देखिए, दीज जजमेंट्स हाइलाइटेड द नीड फॉर अ यूसीसी टू हार्मोनाइज कन्फ्लिक्टिंग राइट्स, ठीक है, इंश्योर जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस रिलीजन, ठीक है। तो ये कुछ जजमेंट्स वगैरह थे जो बताते हैं कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? जस्ट टू अपहोल्ड द स्पिरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वालिटी, और एक हार्मोनाइज करना है पूरे देश के लोगों को अक्रॉस द रिलीजन, ठीक है।
अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो बताते हैं कि क्यों जरूरी है इंप्लीमेंटेशन यूसीसी का। ठीक है, इसको पढ़िए, इसमें आप और भी बेहतर लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है उसको आप देख के एक बार आइडिया लगा सकते हैं और आप फिर कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल आपको पता है कि आर्टिकल 14 में ये सब बातें कहती है कि a UCC would standardize marriage laws promoting gender equality and religious neutrality। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि राइट टू इक्वालिटी का जिस तरीके से प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन है आर्टिकल 14 के तहत, तो यूसीसी इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज करेगा मैरिज के लॉज को, स्टैंडर्डाइज करेगा। ठीक है, मैरिज के लॉज को वो बिल्कुल एक होने चाहिए, इसमें जाति धर्म का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एम्पावरिंग वुमेन्स, आप लोगों ने देखा शाहबानू के केस में, फिर अहमद खान के केस में कि किस तरीके से महिलाओं के फेवर में ये जजमेंट देकर उनको एम्पावर किया गया, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, जिस तरीके से इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस का प्रोविजन लाया गया। तो ये सब चीजों से क्या होता है कि वुमेन एम्पावर हुई एज पर द आर्गुमेंट्स जो इनके फेवर में दे रहे हैं। अब आइए, मेनी पर्सनल लॉज हैव बीन ब्लेम्ड फॉर बीइंग डिस्क्रिमिनेटिंग टुवर्ड्स वुमेन। ठीक है, बहुत सारे पर्सनल लॉज को ब्लेम किया जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं महिलाओं के विरुद्ध। A UCC could address the most important and vexed issue like child marriage, triple talaq, etc. बहुत ही डिबेटेबल जो इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स इशू है, लाइक चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, एक्सेट्रा, मेकिंग द लीगल सिस्टम सिंपल। और अगर आप यूसीसी को लागू कर देते हैं तो लीगल सिस्टम भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि कोर्ट में किसी भी प्रकार का केस जाता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदू की तरह से गवर्न होगा, मुस्लिम है पर्सनल लॉ तो वहां मुस्लिम का जो आप लोगों का लॉ है उससे वो गवर्न होगा। तो इससे क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है, और लीगल सिस्टम को सिंपल करने के लिए, लीगल सिस्टम को कॉम्प्लेक्स फ्री करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। दीज वर द आर्गुमेंट्स दैट वाज गिवन इन फेवर ऑफ द यूसीसी। ठीक है, चलिए, मेकिंग द लीगल सिस्टम सिंपल, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन की बात करती है, ब्रिंगिंग आवर कंट्रीज यूनिफाइड इमेज, एक इमेज, एक यूनिफाइड, एक यूनिटी वाला इमेज आता है इससे। अब आइए, अब हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ द आर्गुमेंट दैट वर फेवरिंग द यूसीसी, नाउ इट्स टाइम टू सी द आर्गुमेंट्स दैट वाज अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट है उसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रिक जो आप लोगों का आर्गुमेंट्स है दैट इज थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम। आपको पता ही होगा कि भारत में बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं और रिलीजियस बिलीफ, सुपरस्टिशंस, ये बहुत ही हावी होता है हमारे सिटीजन पे, हमारे लोगों पे ये बहुत हावी होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से सबसे पहला जो यहाँ पर आर्गुमेंट आ रहा है दैट इज थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप देखते हैं राइट टू फ्रीडम की बात करें, राइट टू जो हम लोगों के रिलीजियस अफेयर्स में जो राइट्स दिए गए हैं कि कोई भी कुछ प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, तो वहां पर उस पर ये थ्रेट आ रहा है। ठीक है, ये कहता है, ये कहना है इनका, people believe that imposing uniform civil laws that may contradict their religion beliefs and practice, जो religion beliefs है, religion practice है, उन पे वो conflict करेगा। ठीक है, उन पे वो contradict करता है इस, अगर आप इनको impose करते हैं uniform civil code को। दूसरा, implementation challenges, there are very vast challenges to implement UCC। आपको पता ही है, मैंने जब पहले ही बताया, पहला ही टॉपिक, पहला ही पॉइंट, कि थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम, हमारे यहाँ रिलीजियन बहुत ही हावी होता है लोगों के ऊपर, रिलीजियस बिलीफ, सुपरस्टिशंस और इस तरह के जो कल्चर ट्रेडिशंस, ये काफी ज्यादा बिलीफ जो होते हैं वो भारी होते हैं, और इसीलिए इंप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको इंप्लीमेंट कराया जाए। ठीक है, दूसरी ओर लैक ऑफ यूनानिमिटी, यूनानिमिटी का मतलब हो गया कि एक आवाज में, एक सुर में, यानी एक थॉट प्रोसेस नहीं है, वो कमी है। थ्रेट ऑफ सोशल अनरेस्ट, अब जब आपको पता ही है कि जब रिलीजियस फ्रीडम पे लोगों को लगेगा कि इट इज अ थ्रेट, तो डेफिनेटली सोशल अनरेस्ट होने की बहुत संभावना है, कुछ लोग भड़क सकते हैं, कुछ खास सामुदायिक, जिस तरीके से अगर आप देखें कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस, तो हो सकता है कि सोशल अनरेस्ट यहां पर आ जाए कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं तो इट कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड डीपन्स कम्युनल डिवाइड। ठीक है, since the issue is very sensitive and complex, our government, civil societies and non-governmental organizations try to move forward doing the following measures। जिस तरह से आपको पता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है काफी हाईली सेंसिटिव है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो क्या करना होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, या फिर इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है तो उसके लिए हमारी राज्य सरकार, उसके लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज को आगे बढ़ना होगा, और किस प्रकार से क्या वो लोग मेजर्स लेंगे उसको हम लोग देखते हैं।
देखिए बोलता है कि ओपन टॉक एंड कंसल्टेशन, सी ऑलवेज टॉकिंग इज द बेस्ट पार्ट, इज द बेस्ट रेमेडी। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप कंसल्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट आउट इनटू एनी ऑफ द कंक्लूजन, ठीक है। जब तक आप बात नहीं करते हैं तब तक आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आते हैं। ये एक ऐसी बात है जो आप घर से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपके घर में ही वाद विवाद हो गया, तो जब तक आप बात नहीं करते हैं, इवन पर्सनल रिलेशन की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, कुछ अगर मैटर है, कुछ दिक्कत है, तो अगर आप बात नहीं करते तो डेफिनेटली दैट मैटर इज नॉट गोइंग टू सॉल्व फॉरएवर, कभी वो सॉल्व नहीं होगा। उसी तरीके से open talk and consultation is one of the most important and the most vital subject, most vital point कि जिससे हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टॉक विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। टॉक विद ऑल द स्टेक होल्डर्स का मतलब कि जितने भी लोग इससे संबंधित हैं उन सब लोगों से बात करिए, जितने भी रिलीजियस लोग हैं, गवर्नमेंट है, उन सबसे बात करिए कि क्या इसमें करना चाहिए, ठीक है। एक ओपन टॉक, ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवेयरिंग एंड एजुकेटिंग एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सिटीजंस। अब देखिए, अवेयरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप अवेयर नहीं होते हैं, चीजों के प्रोज नहीं जानते हैं, यानी एडवांटेजेस नहीं समझते हैं, उसे कॉन्स को नहीं समझते हैं, उसे डिसएडवांटेज क्या है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात कि अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। आप जब टॉक करते हैं, आप जब अवेयर होते हैं, तभी आप चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए सक्षम बनते हैं, ठीक है। यानी यहां पर अवेयरनेस और एजुकेटिंग यानी एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए, रेफरेंडम, पब्लिक वोटिंग, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पर अगर आप गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही तो पब्लिक वोटिंग करा सकती है, जिनसे संबंधित मामले हैं वहां पर रेफरेंडम करा सकती है। इंक्लूसिविटी, सबको मिलाना है, ठीक है। इंक्लूजन, समावेशी विकास का जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से टॉपिक है, तो उसी तरीके से समावेशी हम लोग को सबको मिलके इंक्लूड करना है, समझना है। A UCC should be drafted in such a manner that respect can give to space to religious diversity while promoting gender equality। देखिए, यूसीसी को इस तरीके से इंप्लीमेंट करना, इस तरीके से बनाना है कि वो जेंडर इक्वालिटी को भी मेंटेन करे, सोशल जस्टिस को मेंटेन करे, और वहीं जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, जितने भी रिलीजियस मैटर्स हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट ना हो, वहां किसी प्रकार का अनरेस्ट होने की संभावना ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए इसी कंक्लूजन पार्ट को अगर हम लोग समझें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको और बेटर भी करें, अदरवाइज यहां पर जो है उसको आप समझ सकते हैं। द यूनिफॉर्म सिविल कोड डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर आवर कंट्रीज जनरेशन फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म एज इनवाइस्ड और मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे प्रियम्बल की बात करें या अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमेशा हमारे पास हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा जो मेन एम है, मेन जो हमारा मोटो है, हमारे कंट्री का ऑब्जेक्टिव है, वो है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म, ये सारा ऑलरेडी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो हमारे कंट्री का जो यूसीसी है डेफिनेटली इस पे ही स्टैंड करता है, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेम सेट ऑफ लॉज फॉर एवरी सिटीजन living in our country, irrespective of the religion, irrespective of the community, irrespective of the caste, irrespective of the place where he is living, ठीक है। ये यहां पर कहने को मतलब है। Our constitution makers must have realized the need for UCC। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उस समय ही इसको प्लेस किया गया था डायरेक्टिव्स फॉर स्टेट पॉलिसीज में। इसका मतलब साफ है कि उन लोगों को उसकी जरूरत, उसकी महत्व वहां पर उस समय ही समझ आ गई थी, जिस वजह से इसको 44 में रखा गया डायरेक्टिव्स फॉर स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। अब देखिए, अगला है definitely UCC holds the promise and commitment of protecting the oppressed as well as promoting national unity and solidarity। आपको पता है कि UCC में जिस तरीके से जजमेंट आते हैं तो किस तरीके से राइट्स, किस तरीके से महिलाओं के राइट्स को विथहोल्ड किया गया, उनको बढ़ाया गया, एम्पावर किया गया। तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो है, वी शुड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड टू इट व्हाइल कंप्लाइंग द वेरियस नॉर्म्स सो दैट इट्स consequences can be positive and the unity, integrity and the brotherhood remains intact at the time it can also give respect to all religious association। कहने का मतलब यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से लाना चाहिए, इस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा, आप लोगों का जो सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी, ये सारी अवधारणा, ये सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल ही कंप्लाई कर दी जाए, एंड एट द सेम टाइम विदाउट हर्टिंग एनी रिलीजन, विदाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू एनी कम्युनिटीज, ये सब भी, और उनको एक स्पेस भी इनको देना होगा ताकि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू हो जाए और किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन को किसी भी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट भी महसूस नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा स्वीडन इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक ऐसे था। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि गोवा इज ओनली स्टेट जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करता है, ठीक है।
वहां पर जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं वहां उसके लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं है, रादर देन देयर इज अ सिंगल सेट ऑफ कोड ऑफ लॉ जो कि गवर्न होता है फॉर एवरी कम्युनिटी, फॉर एवरी रिलीजन लिविंग देयर। ठीक है, तो गोवा इज द ओनली स्टेट। देखिए यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं जिस वजह से यूसीसी को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत भी होती है। सपोज करिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक कंसेप्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज करिए झारखंड में, ठीक है, यहाँ पर यूसीसी इंप्लीमेंट हो चुका है, से कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ किसी की शादी होती है, अब वो चला जाता है किसी दूसरे स्टेट में। ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है और वहां पर यूसीसी लागू नहीं है, और उसके बाद वहां पर किसी प्रकार का दोनों के बीच में इश्यूज आते हैं, मैटर आता है, तो फिर किस तरीके से लॉ गवर्न होगा वो नो वन नोज, लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो इस वजह से भी ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत डिबेटेबल है और बहुत चीजें इसमें पॉन्डर करने वाली हैं कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करें। इस वजह से ही इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। 44 आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो है, और इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बात कर सकें कि किस तरीके से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इसको किया जाना चाहिए और हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऐसे का हमारा जो पार्ट था, ये शुड इंडिया इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग यहीं पर आज एंड करते हैं, खत्म करते हैं। इसमें अब ये बात आप लोग जान लें कि जब हम लोग ऐसे को लिख रहे होंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ये एक पहला स्लाइड है, तो इस स्लाइड में एक ऐसा वर्ड आप खोज लीजिए जिसके लिए कुछ एक एडवांस्ड वर्ड, वोकैबुलरीज को आप समझ सकते हैं, आप यूज करें उसको। ठीक है, ऐसे ही करते करते हर एक स्लाइड में दो तीन वर्ड कुछ स्टैंडर्ड वर्ड आपको रखें। 7 स्लाइड है तो लगभग 15-16 वर्ड आपको अच्छे मिल जाएंगे, और उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखिए, हल्का सा अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो एग्जामिनर उसको देखेगा और देख के अट्रैक्ट होगा कि यस ही इज हैविंग सम गुड नॉलेज, अब उनको वोकैबुलरीज भी आती है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल इसको समझ लें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझना बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है, यहां पर इसको आप स्किप नहीं करें। देखिए अगर आप जब कभी भी ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है, आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं, इस तरीके से आपने ऐसे लिखा, ठीक है, अब यहां पर किसी भी प्रकार का गलती आ गया, सपोज करिए जैसे कि आपने लिखा एक्यूमुलेट, ठीक है, अब एक्यूमुलेट के स्पेलिंग में आपने कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, एक्यूमुलेट की स्पेलिंग में आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो मेरा ये एडवाइस होगा कि डोंट कट दिस लाइक दिस। आप इसको कट ऐसे भी नहीं करिए और ऐसे भी नहीं कटिए, क्या करिए, जस्ट लीव इट, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर एक पेज में एक वर्ड आपका गलत हो ही गया है तो उसको किसी भी प्रकार की सुधार की जरूरत नहीं होती। ऐसा आप करेंगे तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चांद में फिर दाग लग जाएगा आपका, है ना। चांद में दाग लग जाएगा कहने का मतलब कि आपके उस पेज में एक कटिंग वटिंग वगैरह हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पेज में एक दो गलत अगर लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको इस तरह से कट करने की भी जरूरत नहीं, या फिर कई लोग ऐसे भी करते हैं ना कि ऐसे करके कर दिए, इसकी भी जरूरत नहीं, जस्ट लीव इट। अगर बहुत गलती हो रही है तब तो फिर आपको सुधारने की जरूरत है, बट ऐसे राइटिंग में अगर एक दो गलती है, आप हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट इस तरह की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही समझ लें कि यहां से आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करना क्या है कि शुड बी वेरी गुड हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, देयर शुड बी सम गुड मिक्सचर ऑफ वोकैबुलरीज दैट शुड बी शोन टू द एग्जामिनर। एक अच्छा वोकैबुलरीज कुछ दिखाइए उनको कि आप बढ़िया है, हैंडराइटिंग अच्छा रखिए बस, और ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखेगा। एक आध गलती अगर है स्किप इट, आप उसको कटिंग करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये क्लास था शुड इंडिया इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो के सेशन को। होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे दिन हम लोग फिर दूसरे टॉपिक को लेकर आपके सामने आते हैं। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।